Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasir Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पीपीएससी के इम्तिहान में एफपीएससी, एनटीएस या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैं आपको मुकम्मल ये सॉल्व करके देने लगा हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ ना आए, कहीं आपने ट्रिक लगाना हो, तो आपने ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज बाय नासिर महमूद वो मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मुख्तलिफ जो पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मैं वो वाले क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, आमिर सेल्स 18 स्टफ्ड टॉयज फॉर $216 and incurs a loss equal to price of 3 stuffed toys. What could be the cost price of each stuffed toy? तो हर एक की स्टफ टॉय क्या आएगी, आपका ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देता हूं। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें वो 18 की उसने बताया है कि 216 में और 3 का लॉस है। इसका मतलब ये प्रॉफिट तो उसको हुआ नहीं। इसका मतलब जो 18 उसने बेचे हैं, 3 का लॉस है, तो ये दरअसल 15 की कॉस्ट प्राइस है। क्या है जी? जो उसने सेल की है 216, ये बेसिकली 15 की कीमत है, 3 तो उसको लॉस में हो गए। तो यही पॉइंट समझने वाला था कि जो 18 की सेल प्राइस है वो दरअसल 15 की कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय वो हुआ जी 216 ओवर 15। ये आपका आंसर आया जी $14.4। तो यहां पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। इफ $2000 डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट फॉर 2 years कंपाउंडेड एट रेट ऑफ 5%, यानी 2 years उसने किसी बैंक में जमा करवाया और 5% के हिसाब से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा है। एट द एंड ऑफ 2 years, 2 सालों के बाद उसने अपनी रकम निकलवा दी है। एंड डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक फॉर एट द रेट ऑफ 3% कंपाउंडेड एवरी 4 months। अब दूसरा बैंक उसको 3% दे रहा है हर 4 महीने बाद। क्या दे रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, हर 3% हर 4 महीने बाद। कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year। अब पहले 2 सालों का पहले बैंक का प्रॉफिट 5% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप दूसरे बैंक का जो प्रॉफिट है वो आप 3% हर 4 महीने के बाद वाला कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा 2 जेन में रखने हैं। आपको मैं पहले फार्मूला बताता हूं। इसमें जो फर्स्ट बैंक है, अच्छा पहले बैंक में जो वो अमाउंट जमा कर रहा है वो $2000 है, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, $2000 है। और प्रॉफिट रेट उसका क्या है जी? वो है 5%। जबकि कितने के लिए? टाइम यानी टी आपका है 2 years। 5% जब आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 पे डिवाइड करते हैं, 0.05 आपका आया है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये अमाउंट जो कंपाउंड में P × 1 + R⁻T, ये फार्मूला जरा आप ज़हन में रख लें, आपको ये बाद में बड़ा काम देगा। P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने जमा करवाई, यानी वो 2000 उसने जमा करवाया। 1 + R 5% था, 5 से मुराद 0.05 और पावर उसकी TAT टाइम इन ईयर्स यानी 2 years। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आया वो आया जी $2205।
यानी $2205 आपका पहले बैंक ने प्रॉफिट दिया। अब उसने ये रकम निकलवा ली है, अब ये रकम उसने अदर बैंक में जमा करवाई है। अब देखें कि अदर बैंक में 3% प्रॉफिट है हर 4 महीने का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों बाद उसका क्या होगा? तो फार्मूला तो आपने यही लगाना है, यानी आपकी जो अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R पावर T। अब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुई? 2205 इंटू 1 प्लस R। R आपका 3% है, तो 3 को अब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.03। लेकिन ये एनुअल नहीं है, ये 4 महीने का प्रॉफिट है आफ्टर 4 मंथ्स। तो साल में 4 महीने 3 दफा आते हैं, तो इसको 3 पे डिवाइड कर, 4 पे नहीं डिवाइड करेंगे। 4 मंथ का मतलब कि 3 टाइम्स मिलना है, और उसकी पावर भी 3, क्योंकि 3 दफा ही मिलना है। इसमें 4 मंथ्स का मतलब 3 के पावर 3 पे ही डिवाइड करना है। तो ये आपकी अमाउंट जो तीसरे साल में आएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2266 आपका आंसर आया। तो ये ऑप्शन आपका सी आएगा। तो आप सी ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 2 में टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम अप टू 138, व्हाट आर द इंटीजर्स? ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। इंटीजर तो वही होनी है कि इन तीनों को प्लस करें, ए में, बी में, सी में, डी में, तो आंसर 138 आना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें आप x को फर्ज करेंगे, x और कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो अगला आपको पता होना चाहिए x प्लस 1 है, और उसके बाद x प्लस 2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका सम 138 है। तो इनका सम यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 138। तो ये बन गया जी 3x प्लस 3 इक्वल टू 138। तो इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो x की जो आपकी वैल्यू आई वो आई जी 45। तो ये आपका पहला इंटीजर हुआ। सेकंड इंटीजर आपका x प्लस 1 है, यानी 45 प्लस 1 46, और थर्ड इंटीजर 45 यानी x प्लस 2, तो 45 प्लस 2 47। तो 45, 46, 47 इन तीनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 138 ही बनता है। तो ये आपका आंसर आया जी ऑप्शन सी, 45, 46, 47। तो आप ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7 बिटवीन 28 एंड 133? तो इसके ऑप्शन आपको दिए में 16, 28, 18 और 14। तो ये 28 और 133 के दरमियान उसने पूछा है 7 के जो डिविजिबल हैं, तो वो ये वाले इंटीजर हैं 35, 42, 49, 56 एंड 120। तो ये आप इनको काउंट करेंगे तो ये 14 इंटीजर्स बनते हैं। तो ऑप्शन आपका डी आया। लेकिन अगर आपका मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो आप इस तरीके करेंगे। अगर आपने एफएससी का मैथ पढ़ा हुआ है तो फिर आपका A1 इसमें आता है जी 35, डी आपका आता है 7, AN जो है आपका है वो 126 है। तो आप इस फार्मूले से AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP की जनरल टर्म है, यानी 126 इक्वल टू 35 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, D7। इसको सॉल्व करेंगे तो N आपका फिर भी 14 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा सिंपल है, रेशो वाला है कि इफ A रेशो B इक्वल टू 2 रेशो 3, B रेशो C 1 रेशो 3, C रेशो D 1 रेशो 2, व्हाट इज A रेशो B रेशो C रेशो D? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। रेशोज आपके सामने लिखे, पहले मैं A रेशो B रेशो C फाइंड करता हूं। A रेशो B आपको 2 रेशो 3 दिया हुआ है, B रेशो C 1 रेशो 3 दिया हुआ है। तो इसको पहले हम ABC फाइंड करने के लिए कि आप पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे, और फिर ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 2, 3 1 3,
और 3 3 जार 9। ये आपने ए रेशो बी रेशो सी मालूम किया। अब आपको सी रेशो डी जो है वो 1 रेशो 2 दिया हुआ है, तो अब हम ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड करते हैं। तो ये 2 रेशो 3 रेशो 9 और सी डी है, यानी 1 रेशो 2, यानी ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे ये इधर, और ये फिर यूं मल्टीप्लाई होगा। तो ये है 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो आपका जो आंसर आया वो 2 रेशो 3 रेशो 9 रेशो 18। तो ये ऑप्शन डी आपका आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आप डी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी लेकिन बड़ा सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड in a class to make sure that students attain F grade are twice the sum of students having A and B grade, यानी A और B का जो जितने स्टूडेंट्स हैं उसका डबल F ग्रेड वाले हैं। Also people having A grade are half the number of B, और जो B के हैं A उसका निसफ है, हाफ है। अब इट इज, या B उसका डबल है, A का डबल B स्टूडेंट्स हैं। इट इज गिवन दैट 3 स्टूडेंट्स हैव ग्रेड A, तो टोटल क्लास के स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड A उसने बता दिया कि 3 है, तो ये A B का हाफ है, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड B वो 6 हुए, क्योंकि B का हाफ A है। ठीक है, अब A और B का जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल वो 3 + 6 9 हुए। अब उसने बताया F के जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्वाइस द सम ऑफ A एंड B, यानी 2 × 9 यानी 18। अब F ग्रेड वाले 18 हुए, A और B के A के 3 है, B के 6 है और B के टोटल 9 हो गए। तो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास तो वो हुए जी 9 + 18 = 27। ये 27 स्टूडेंट्स फिर उस क्लास में होने चाहिए। आपका ऑप्शन बी आया। हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट 1 ऑफ 6 डिस्क्रीट बुक्स, यानी 6 डिस्क्रीट बुक में एक एक कितने तरीके से उठाएगा। 1 फ्रॉम 3 ग्राफ थ्योरी बुक्स, ग्राफ थ्योरी की 3 किताबें हैं उनमें से एक एक कैसे उठाएगा। एंड 1 ऑफ 2 नंबर थ्योरी बुक्स, नंबर थ्योरी की 2 बुक्स है उनमें से एक एक कैसे उठाएगा। तो अब देखें कि डिस्क्रीट की 6 हैं, ग्राफ थ्योरी के 3 हैं और नंबर थ्योरी की 2 हैं, उनमें से उसने एक टाइम पे एक उठानी। तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आया, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36। तो ये ऑप्शन 36 वेज उसके पास आएंगे ये बुक को उठाने के। तो ऑप्शन सी को हम सर्कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मार्टन्स मंथली इनकम वाज $250। A 12% इंक्रीमेंट वाज अप्लाइड ऑन हिज सैलरी, यानी उसकी 12% उसने सैलरी बढ़ाई। नेक्स्ट मंथ हिज पे वाज डिक्रीज्ड बाय 12%, और अगले महीने 12% कम होगी। व्हाट अमाउंट डिड ही रिसीव दैट मंथ। अब $250, $244, $260 या $254। अब स्टूडेंट के ज़हन में अमूमन यही होता है कि 12% बढ़ाई गई, 12 ही कम होगी, तो 250 आंसर आना चाहिए, लेकिन 250 आंसर नहीं है। ये आप जरा पहले ज़हन में रख लें, क्यों नहीं है, ये मैं आपको वजह बताता हूं हल करके। देखें कि उसकी मंथली सैलरी तो $250 है, 12% इंक्रीज होगी, तो यानी 12/100%, और ऑफ सैलरी यानी 250 का 12% आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो उसका $30 इंक्रीज हो गया। जो टोटल सैलरी है उसकी टोटल सैलरी कितनी बनी, 250 + 30 यानी ये $280 बन गई। यानी 250 था, 12% इंक्रीज करके $280 बन गई। एक महीने तो उसने 280 ले ली, लेकिन कंपनी के लॉस की वजह से या किसी और वजह से उसको खुसारा यानी 12% या उसको सजा के तौर पे डिक्रीज हो गया नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ कितना उसका डिक्रीज हुआ जी, वो 12% ऑफ सैलरी अब उसकी $280 है। तो यानी 12% को हटाने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई
280, तो ये आपका जो डिक्रीज हुआ वो $35.6 डिक्रीज हुआ। तो अब उसको इतने 280 में से $35.6 माइनस करते हैं, तो ये 280 में से 35.6 अब माइनस कर $244.4 आ गया। तो ये देखें 250 था, 12% इंक्रीज और फिर 12% बाद में डिक्रीज होने के $244 रह गई। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी आया, बी को हम सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बड़ा दिलचस्प है। Sarah's monthly income is ₹28,800 and her savings are $3,600. Ratio of her monthly expenditure दिया हुआ नहीं, ये आपने निकालना है। एक्सपेंडेड टू सेविंग वो क्या आएगी, तो ये मैं आपको हिंट देता हूं। अब इनकम आपको 28,800 दिया हुआ है और सेविंग जो है वो 3,600 है, तो एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम में से सेविंग को निकालेंगे तो ये आपका आया जी 25,200, ये आपका एक्सपेंडिचर आया। अब उसने पूछा एक्सपेंडिचर टू सेविंग, ये रेशो क्या आएगी, तो एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर है 25,200 और सेविंग है 3,600। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 7:1 आया, तो ऑप्शन आपका ए आया। तो हम ए पार्ट को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फ्रूट जूस पैक कंटेन 6 पार्ट ऑफ ऑरेंज एंड पाइनएप्पल एंड ईच 4 पार्ट्स ऑफ मैंगो जूस, यानी पाइनएप्पल के भी 6 पार्ट्स हैं, ऑरेंज के भी और पाइनएप्पल के 4 पार्ट्स ऑफ मैंगो जूस। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस वाज देयर। आपको दिया हुआ है ऑरेंज जूस 6 पार्ट्स हैं, पाइनएप्पल्स भी 6 पार्ट्स है और मैंगो जूस 4 पार्ट्स हैं। तो उसने पूछा ऑरेंज जूस, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। अच्छा ये टोटल वैसे 10 हो गया ना, 6 और 6 12 और 4 ये 16 हुआ। टोटल कितना हुआ, 16 पार्ट हो गए ना। तो ऑरेंज जूस की जो क्वांटिटी है वो आपकी दी हुई है 6/16, यानी ये 3/8 आया। तो ऑप्शन आपका बी आया। तो हम ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कंपोजिशन ऑफ टॉफी इज 75% कैरामल विद 20% शुगर एंड 5% मिल्क कलेक्टिवली। तो इनको तीनों को प्लस करें तो 100। आपको पता है कि किसी भी चीज का सम जो है वो 100% ही होता है। इफ परसेंटेज ऑफ कैरामल एडेड, कैरामल की जो पहले 75% है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। अब अगर आपने बढ़ा दी है तो इन दोनों की पहले परसेंटेज 25% है, यानी शुगर और मिल्क की, वो तो यकीनन कम होगी। अब बढ़ गई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर इज नाउ, शुगर की अब परसेंटेज क्या है। इसको कैलकुलेट तो किया जा सकता है लेकिन टाइम चूंकि काफी हो रहा है, तो मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं कि शुगर की पहले तो 20% है ना, जब कैरामल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शुगर और मिल्क कम होंगे, ठीक है। अब 25 और 30 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि शुगर एक्चुअली 20 थी, तो जब ये कैरामल ने बढ़ना है तो इसने कम होना है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गए, यानी ये ना आपका 25 हुआ ना आपका 30 हुआ। ये आपने क्रॉस जेन में करने हैं, यहां पे मैं वैसे आप क्रॉस कर दिया। अब मिल्क भी रहना है, मिल्क खत्म नहीं होना, ठीक है। मिल्क थोड़ा सा कम हो गया 4% हो जाएगा और शुगर आपकी कितनी रह जाएगी 16%। तो इसकी जो बेस्ट चॉइस है वो आपका 16% आपका आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ये बड़े सिंपल थे, बड़े इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी थे, जैसे वो सैलरी 12% बढ़ी, 12% ही कम हुई तो क्या रह गया। तो ये यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने परसेंटेज बताई नहीं है। तो इस तरह आपको ये मैं मजीद लेक्चर, ये मैंने पहला लेक्चर आपको बेसिक मैथ का दिया है, मजीद इसकी मैं एक सीरीज आपको बेसिक मैथ के लेक्चर्स की और कैलकुलेशन की कैसे आसान होती हैं वो आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कर ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू जी।